बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ इशाल अदनान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सुबह टी से। आज आपने चाय का कप पकड़ा हुआ है, वैसे चाय बनी कैसी है? क्योंकि आज सरप्राइज डे है और टी इज फैंटास्टिक डे भी है। अच्छा, टी इज फैंटास्टिक। ये डायलॉग कहीं सुना हमारे लग रहा है। दुश्मन तो नहीं भूले होंगे, लेकिन शायद आप भूल गए। आपको याद है? हम याद रखते हैं ये चीजें और अपने दुश्मन को भूलने भी नहीं। 2019 का आज का दिन जो कि भारतीय कभी नहीं भूलेंगे। ये उनकी शिकस्त और शर्मिंदगी का दिन था, जिस दिन पाकिस्तानी सुरमाओं ने उनको नाकों चने चबवाते हुए जिस तरह से फतह से हमकनार करवाया पाकिस्तान को। ये सरप्राइज डे था भारत के लिए। बिल्कुल, इस सरप्राइज डे की यादें ताज़ा करेंगे और इससे पहले कि इस पर तफसील से बात करें, जरा टॉप 5 स्टोरीज का भी जायजा ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले इसी का ही जिक्र होगा। फरवरी 2019 का 27 फरवरी को किस तरह से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, इस पर तफसील से बात की जाएगी। और फिर बात होगी सोलर बिजली सार्फिन के लिए एक बड़ा झटका लगाया गया है। मुल्क भर में सोलर नेट मीटरिंग बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर यह है कि अब 18% सेल्स टैक्स आयद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इजराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों पर मस्जिद अक्सा में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। इंतहाई तकलीफ दे अमर है। मस्जिद अक्सा में 55 साल से ज़ायद के अफराद जा पाएंगे, वो चाहे ख़वातीन हों या मर्द। किस तरह से फ़लस्तीनियों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है, इस पर भी तफसील से होगी बात। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। ये नहीं हो सकता कि हारने पर पूरी टीम बदल दें। हेड कोच आकिब जावेद टीम को बेहतरीन करार देने पर भी बज़िद हैं, तो इस पर भी होगी तफसील से बात। और फिर बात करेंगे बेहतरीन करार देने पर बज़िद हैं। ये तो यकीनी तौर पे तशवीश की बात भी है कि एक हार के बाद आप इस तरह से बजाय इसके कि माजरत करें और ये यकीन दहानी कराएं कि उसमें बड़ी तब्दीलियां लेकर आएंगे। आपको यकीनी तौर पे अवाम को तसल्ली दिलवाने की ज़रूरत थी, कोई बड़ी तब्दीली की बात होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। वजूहात जानने की कोशिश करेंगे और फिर बात करेंगे महकमे मौसमियात की पेशगोई की। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। कहाँ कहाँ कितनी बारिश और कितनी बर्फबारी होने जा रही है, कितने अरसे के लिए ठंड को सर्दी को ब्रेक लगेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं इस ज़बरदस्त खबर से। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड, जिसको नाम दिया गया था 6 साल मुकम्मल होने पर ISPR की जानिब से नगमा पेश किया गया है। दुश्मना सुन रिलीज कर दिया गया है, तो दुश्मना भी सुन लें और हम भी सुनते हैं ज़रा ये नगमा क्या है। है जो कि यादें ताज़ा कर रहा है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान ने दुश्मन को न सिर्फ उसके दांत खट्टे किए, उसे छठी का दूध याद दिलाया, बल्कि ये भी बताया कि अगर आप ये दावा करते हैं कि आप घुस के मारेंगे तो फिर तो आप अपनी मर्जी से सकते हैं, वापस नहीं जा सकते। बिल्कुल। और फिर जिस तरह से खैर सगाली का जज्बा भी दिखाया गया है पाकिस्तान फौज की जानिब से, और जिस तरह से अभिनंदन को वापस भेजा गया। आप सबको पता है कि पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह से फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर, खिलाफ वर्जी करने पर भारतीय तैयारों को मार गिराया था, और फिर उसके बाद पायलट अभिनंदन जो है वो गिरफ्तार भी हो गए थे। एक शॉट है, वो सुनते हैं, फिर उसके ऊपर बात करते हैं। I hope you like the tea. The tea is fantastic, thank you. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic, thank you. तो ये था टी इज फैंटास्टिक। यादगार डायलॉग है जो कि हमेशा रहेगा, अभिनंदन की यादें ताज़ा करता रहेगा और उन्हें भी भूलने नहीं देगा कि हमारी चाय कितनी मज़ेदार थी। जब आपको पता है अभिनंदन गिरा था और जब गिरफ्तार हुआ, उससे पहले ऐनी शाहिदीन वहाँ पर जमा हो गए थे, तो ऐनी शाहिदीन ने क्या मनाजर देखे, पहले अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं ताकि यादें ताज़ा हो सके। अभिनंदन जब पैराशूट के ज़रिए नीचे गिरा तो उसने जय हिंद का नारा लगाया, तो हमारे एक बुज़ुर्ग ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और पैगाम दे दिया कि कश्मीरी कौम जो है वो बहादुर कौम है और बहादुर कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी, और ये पाक फ़ौज जो है ये कभी ना हारने वाली है, हमेशा इसकी जीत है। अगर इससे पहले भी भारतीय जो है फ़ौज की जानिब से मुतअद्दिद बार खिलाफ वर्जी की गई लैंड ऑफ कंट्रोल की, लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि उसको एक करारा जवाब मिल गया कि आइंदा वो कभी भी लैंड ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। जब अभिनंदन पाक फ़ज़ैया के तैयारों की वजह से गिरा और पैराशूट के नीचे से पैराशूट के ज़रिए जब नीचे ज़मीन पे गिरा तो उसने रिवाल्वर निकाल लिया और उसने समझा कि ये जगह जो है ये इंडिया के कब्ज़े वाला जो कश्मीर है ये उसमें है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने उसको पत्थर मारा
वो नारे लगा रहा था जय हिंद के, और हमारे बुज़ुर्ग पत्थर मार रहे थे उसे और उसको अल्लाह। तो यकीनी तौर पे ये तासुरात या जज्बात तो वहाँ पे मौजूद एन शाहिदीन के थे ही, लेकिन जो हमारे सपूत थे, हमारे पायलट्स थे, हमारे तैयारों के, चाहे वो हसन सिद्दीकी हो या फिर नौमान हो, इनकी तरफ से जिस बहादुरी का जुर्रत का मुजाहरा किया गया है, अब फिर से एम आलम की और उन तमाम सपूतों की यादें ताज़ा कर दी जिन्होंने हमेशा से भारत को जब भी टकराव हुआ है उन्हें शिकस्त का ही मुंह दिखाया है। हमारे साथ मौजूद है इसी पर बात करने के लिए कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। दिफाई तजियाकार आपको कर्नल साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। थोड़ा सा बैकग्राउंड, अगर वो लोग जो कि जिनकी यादें कमज़ोर हैं, भूल चुके हैं, ये मामला हुआ क्या था, हमारी सरहदों को पार करने की नौबत या जुर्रत क्यों की थी दुश्मन ने? थैंक यू। पहले तो मैं कहूँगा द टी इज़ फैंटास्टिक। एग्जैक्टली इसको कैसे हम भूल सकते हैं और ये भूलने भी नहीं देंगे दुश्मन को। जी, लेट्स बिगिन विद दिस। देखिए, एक्चुअली 14th को सबको पता है कि जी इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे कि जो पुलवामा में जो उनकी रिज़र्व फोर्स है, कश्मीर रिज़र्व फोर्स CRF, उसके ऊपर अटैक हुआ, उसमें कैजुअल्टीज़ हुई और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया। और ये भी कहा कि पाकिस्तान की एक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, वेयर एज़ पाकिस्तान ने उस पर ऑफ़र किया कि जी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और इस पे हम अगर ऐसा है और एक्शनेबल एविडेंस है तो विल टेक ऑल मेजर्स, ऑल एक्शंस। लेकिन इंडिया ने वो अपिंग दी एंट 15th को पाकिस्तान का जो मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया। उसके बाद जैसे आप जानते हैं देयर इज़ अ शॉर्ट हिस्ट्री टू इट। यूनाइटेड नेशन ने भी बीच में इंटरवेन करने के लिए कहा और दोनों कंट्रीज़ को जो है रिस्ट्रेन के लिए कहा। फिर ट्रम्प उस वक्त प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने भी कहा और एक सिलसिला चलता रहा जिस पे इवन इमरान खान जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दी और ये कहा कि जी हम एविडेंस अगर है तो दें, उस पर एक्शन करेंगे। एंड मोदी ने ऑन 20th एक जलसे के अंदर जो था वो ये रिपीट किया कि इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो उस पर इन्वेस्टिगेट करें। जी, इन्वेस्टिगेट करें और हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उस वक्त मोदी को, जो कांग्रेस में लोकसभा में प्रेशर था उसके ऊपर आई थिंक वो ही कुड नॉट सस्टेन दैट द पॉलिटिकल प्रेशर, और उन्होंने फिर जो 26 को जो स्क्रैम्बल किया और स्क्रैम्बल करके मुजफ्फराबाद के सामने से आते हुए एक बालाकोट के इलाके में वो अपना पेलोड फेंक के और वापस चले और गए। एक कौवा भी मारा था जी, एक कौवा भी मारा था और वो एक जंगल जिसको वो कहते थे कि जी ये एक फैसिलिटी है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आए और उनको फिर पाकिस्तान एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई तो वो उससे पहले कि वो इनकाउंटर या कुछ उनके कुछ होता वो वहाँ से वापस चले गए। और पाकिस्तान ने फिर 27th को, जैसा कि आपको पता है कि एक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में जाके 3 टारगेट्स जो थे। अच्छा कर्नल साहब, 27 फरवरी को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट शुरू हुआ और जिसके अंदर ये 2 भारतीय जहाज़ों को मार गिराया, जो कि एक मकबूजा कश्मीर में जाके गिरा था और एक जो है वो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर में जाके गिरा था। ये जब जिस वक्त स्विफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन शुरू हुआ, पता कैसे चला कि इस वक्त जहाज़ जो हैं 2 दुश्मन के जहाज़ हमारी हदूद में दाखिल हो चुके हैं, और फिर उसके बाद जितना सख्त एक्शन और फौरन एक्शन जो था वो लिया गया, रिस्पांस टाइम कितना मिला? हसन सदीकी स्क्वाड्रन लीडर की जानिब से, फिर नुमान अली खान थे विंग कमांडर, और जिस तरह से फुर्ती से उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया, पलक झपकते ही उनके जहाज़ों पर अटैक कर देना, किस तरह से पता चला और फिर कितनी शानदार कारकर्दगी थी उनकी उस वक्त? जी, क्योंकि ये 27th को जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने पेनिट्रेट किया और जाके 3 टारगेट्स पे, आई वुड नॉट यूज़ द टर्म सेरेमोनियल फायरिंग की, बट आई वुड से कि एक वहाँ जाके उन टारगेट्स को एंगेज किया ये बताने के लिए कि वी कैन ऑल्सो पेनिट्रेट एंड एंगेज टारगेट जो एट आर ओन विल। और फिर जब वो वापस आ रहे थे तो दे न्यू कि उनको स्क्रैम्बल करके चेज़ किया जाएगा। हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम उस वक्त हवा में था और उस अर्ली वार्निंग सिस्टम ने उनकी कैलकुलेट करके एग्जैक्ट एयरक्राफ्ट की लोकेशन, हमारे एयरक्राफ्ट को, जो फाइटर एयरक्राफ्ट दोज हु आर ऑलरेडी इन द एयर, तो जो एयरक्राफ्ट वापस आ रहे थे उसके अलावा एयरक्राफ्ट दे वर वेटिंग टू एंगेज द एनिमी एयरक्राफ्ट। अच्छा, एक चीज़ ये भी थी कर्नल साहब के हमें ये पता था, हमने बता के ये कार्रवाई की थी, हमने जवाबी कार्रवाई की थी। फ़र्क ये था कि उन्होंने शरारतन किया था, उन्होंने रात की तारीकी में छुप के वार किया था और हमने दिन दिहाड़े किया था। एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त टेक्टिकल मनूवर था और स्ट्रेटेजिक मनूवर था इन अ वे कि हमने उनको बता के किया जी, हमने वो ऑपरेशन किया और हमें ये भी पता था कि उसका रिएक्शन क्या आएगा और हम उसके लिए भी तैयार। एग्जैक्टली। सो इट वाज
वेरी मेटिकुलस और मार्वलस प्लानिंग जो हमने उस दिन एयरफोर्स ने उसको कंडक्ट किया, और इस ऑपरेशन में उनका एक SU-27 और एक MiG-21 अच्छा, जो इनके MiG-21 और जो दूसरे त्यारे का आप बात करें, ये त्यारे क्या इस काबिल नहीं थे जो कि भारत के अंदर दाखिल हुए? क्योंकि हम तब त्यारों की भी बात कर रहे थे कि कोई इतने शानदार या इतनी आला कारकर्दगी के या इतने अच्छे त्यारे उनके पास इस वक्त जो ग्राउंड में मौजूद हैं वो नहीं है। फिर दूसरी बात ये थी कि जिस तरह से उन्होंने अटैक किया रात के अंधेरे में, उनका हदफ क्या था, कहाँ किस जगह को वो निशाना बनाने के लिए निकले थे? कुछ इस हवाले से भी बताइएगा। जी देखिए, जो MiG-21 है वो तो है ही इंटरसेप्टर, तो ये कहना कि वो बिल्कुल उसको एयरफोर्स में जैसे एयर कॉफन भी कहते हैं, लेकिन वो उसका जो काम था उसके लिए वो दैट वाज अ परफेक्ट एयरक्राफ्ट। और जो SU-27 है रशियन बिल्ट, तो इट इज़ वन ऑफ द 4th जनरेशन, बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। लेकिन पुराने हो चुके थे उनके जहाज वो। ये सारे वो बहाने थे मोस्टली जो इंडियंस अपने एयरफोर्स को दिफा के लिए जी वो बहाने बनाए गए कि ये वजह थी, इस वजह से हम चेज नहीं कर पाए, ये गिर गए। जी जी, तो जहाज़ तो एक्चुअली दैट इज़ दी जो आप टेक्टिस एम्प्लॉय करते हैं और जो पायलट है और उसकी जो ट्रेनिंग है, आई थिंक वो एयरक्राफ्ट से ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हाउ यू मैनूवर, हाउ यू इंडल्ज इन डॉग फाइट, आप एयर मैनूवर्स कैसे करते हैं, आई थिंक तो उसमें तो सारी दुनिया जानती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पायलट्स हैं दे आर सेकंड टू नन। अच्छा, रिसेंटली एक भारतीयों ने अपनी एक किसी तरह की मूवी जो है वो नशर की है, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि किस तरह से उनके भारतीय पायलट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आके और पाकिस्तान के अंदर कितनी तबाही मचा के और हमारे तमाम जो स्टेशंस थे वो ब्लास्ट करके और वापस जाते हैं। तो हकीकत में कुछ और होता है, भारतीय दिखाते हैं और अपने मीडिया के थ्रू कुछ और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। भारत जो है वो इतने भी कोई बड़े बड़े उनके ऑफिसर या इतने अच्छे आला पाए के पायलट्स मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान के यूं कह लीजिए कि वो कहते हैं कि हम कम से कम मीडिया पे या फिल्मों में तो दिखा दें कि हम जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, ये फिल्मों में ही दिखा सकते हैं, लेकिन देखिए कि को कभी भी आई मीन आप बिलिटल नहीं कर सकते उसको। वी गिव ड्यू मार्जिन टू द इंडियन एयरफोर्स, लेकिन जो हमारी एयरफोर्स है वो अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से, आई थिंक इट्स अ वेरी फॉर्मेडेबल फोर्स। तो इसलिए ये मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत एयरफोर्स उनकी जो है वो शायद, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि उनकी एयरफोर्स कुछ नहीं है तो फिर ज़ाहिर है दैट देयर इज़ अ क्वेश्चन खुदा ना खास्ता ऑन आवर एयरफोर्स के यू आर फाइटिंग कोई, फिर तो ये इम्बैलेंस्ड फाइट है ना। इट इज़ नॉट अ इम्बैलेंस्ड फाइट, उनकी एयरफोर्स भी इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरफोर्स। बेशक, और हमारे भी जो स्क्वाड्रन लीडर थे उस वक्त के, विंग कमांडर थे, उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान के जो हमारे एयरफोर्स के जवान हैं उनमें वो काबिलियत है कि वो कर दिखा सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात कर लें अभिनंदन की वापसी की, जिस तरह से एक बड़ा खैर सगाली का जज्बा दिखाया गया और विंग कमांडर उनके जो एयरफोर्स के ऑफिसर थे उनको वापस भिजवाया गया और अभिनंदन यहाँ से बड़े खुश गए, लेकिन उसके बाद जो भारत में उनके साथ रवैया बरता गया, अनफॉर्चुनेटली उनको उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, तो उसको किस तरह से देखते हैं? और हमारे इस जज्बे को खैर सगाली की और वापस कर देना कितना दुरुस्त फैसला था? देखें, क्योंकि उनकी स्टेट जो है वो जो स्टेटमेंट्स देती है वो ज़्यादातर झूठ पे बेस्ड होती हैं। इससे पहले आपने बिल्कुल सुना होगा कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने पाकिस्तान का एक F-16 जो है वो गिरा दिया, और उसको एक झूठ के ऊपर उन्होंने एक पूरी एक स्टेटमेंट दी, और एक डेब्रिज जो उनके अपने जहाज़ का था SU-27 का, उस डेब्रिज को दिखा के उन्होंने कहा कि दिस इज़ वो एयरक्राफ्ट है और सारा, जिसको बाद में जो अमेरिकन कंपनी जिसका F-16 है उसने भी रिफ्यूट किया, अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी रिफ्यूट किया कि आर काउंट इज़ कंप्लीट इन पाकिस्तानी इन्वेंट्री। सो वो तो झूठ पे सारा कुछ बिल्ड करते हैं। तो जब अभिनंदन, क्योंकि ही वाज आल्सो अ सोल्जर एंड ही न्यू दैट ही हैज़ लॉस्ट, सो जब आपने यू हैव लॉस्ट तो ग्रेसफुली यू हैव टू एक्सेप्ट, ही एक्सेप्टेड दैट, और जब वो वापस गया तो वो जो उसकी सारी स्टेटमेंट्स थी वो कहानी बदल गई, वो सूरत-ए-हाल ही बदल गई। अच्छा, लेकिन जो हमारे फोर्स के अंदर बेस्ट आपके पायलट्स होते हैं, यकीनी तौर पे ऐसे मौक़ों पे उन्हें फ्रंट पे भेजा जाता है, ऐसे महाजों पे भेजा जाता है। कुछ अगर अल्फाज हम इन दोनों सपूतों के लिए नहीं कहेंगे तो मेरे ख्याल में इंसाफ नहीं होगा दोनों के लिए, वो विंग कमांडर हसन सिद्दीकी हों या फिर स्क्वाड लीडर हसन सिद्दीकी हो या फिर विंग कमांडर नोमान अली हो। तो ये उसी वक्त 11th आवर पे डिसाइड होता है कि इन्होंने जाना है महाज पे, या जो आपके बेस्ट फाइटर्स होते हैं उन्हें भेजा जाता है? क्या एवरी फाइटर पायलट इज बेस्ट। तो जब वो आपका जो रिस्पॉन्स है, एक टीम ऑफ द पायलट्स हमेशा से तैयार होती है, वो कोई भी पायलट हो सकता है। सो एनीबॉडी कुड बी, सब पूरी तरह से तैयार, रादर एवरीबॉडी इज अ हसन एंड एवरीबॉडी इज अ नोमान।
So anybody could scramble and take the enemy out from the air. तो हम आज के दिन अपने अफवाज पाकिस्तान को भी सल्यूट पेश करना चाहेंगे और अपने दोनों जवानों को भी किसी तरह जवामर्दी और इसी तरह से हिम्मत से वो पाकिस्तान के दिफा के लिए डटे रहें और यही हमारी जीत है और यही शर्मिंदगी का आज का दिन, शिकस्त का दिन जो भारत याद रखा जाएगा और हम भूलने नहीं देंगे। बहुत रिटायर्ड आबिद लतीफ़ सिंधु साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये यादें ताज़ा करने का दिन था 27 फरवरी का दिन 2019 में। किस तरह से हमने दुश्मन को ये बताया था कि अगर वो हमारे घर में घुसकर शरारत करेगा तो फिर हम उसका जवाब किस अंदाज में देंगे। बिल्कुल जी। हाँ, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। दीगर अहम इश्यूज भी हैं जिन पर बात होना अभी बाकी है। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर लेते हैं इजरायली मज़ालिम की। इसराइल ने एक बार फिर से रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में फ़लस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले और उन्हें इबादत करने पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया, जो कि इंतहाई काबिल। बिल्कुल जी। और ये कहा जा रहा है कि रमज़ान मुबारक के दौरान 50 साल 13 से 50 साल के दरमियान 13 साल लोग हैं वो के नहीं जो जा बच्चे हैं, हाँ जी, वो भी नहीं जा सकते। 50 साल तक के लोग जो है वो नहीं जा सकेंगे। 13 से 50 के लोग अगर नहीं जा सकते तो फिर तो पीछे उससे ज़्यादा एज के लोग कितने ही बचे होंगे। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो सिहूनी रियासत की जानिब से फैसला किया गया है, जो गजा जंग बंदी मुआहिदे के तहत इजरायली जेलों से वापस गए हैं, उनको भी जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और जुमे के दिन भी सिर्फ 10,000 अफराद को जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये किस तरह का जुल्म है, क्या बर्बरियत है, इसकी वजह क्या है, जानते हैं। डॉक्टर नवीद इलाही साहब माहिर आलमी उमूर हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पहले मलिया मेट किया गया, खंडरात में बदल दिया गया पूरे फ़लस्तीन को, गज़ा को, और अब किबला अव्वल मस्जिद अक्सा के अंदर रमज़ान के बाबरकत महीने में इबादत करने की, नमाज़ पढ़ने की इजाज़त में नहीं दी जा रही। 13 से 50 साल के लोग, दरमियान के लोग नहीं जा सकेंगे, तो फिर बाकी कौन बचेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि इसराइल से और ख़ास तौर पे नेतन्याहू से कुछ भी बाइद नहीं है। वो अपने वोटर के लिए, अभी उनके अपने इलेक्शंस के लिए वो कुछ भी हरकत कर सकते हैं और मुसलमानों के जो क़िबला अव्वल है उससे मुतल्लिक़ इस तरह के फ़ैसले पहले भी ये करते रहे हैं और पहले भी पाबंदियां लगाते रहे हैं। अगरचे अभी इस पाबंदी के ऊपर मैं देख रहा था कि फैसला जो है हतमी नहीं हुआ, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं पे खबर आई, कहीं पे नहीं आई, लेकिन उनसे बाइद नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया। अब उनका जो पॉलिसी है ये ब्लफ की और बुलिंग की, इसके जो नुकसानात हो रहे हैं, देखिए इस वक्त दुनिया को ज़रूरत है कि यहाँ पे इनसिक्योरिटी ना हो, इंस्टेबिलिटी ना हो, इंतशार से बचा जाए। लेकिन और क्योंकि अभी आपस में जो एक ट्रूस का आलम है, कुछ एक्सचेंज और स्वैप ऑफ प्रिजनर्स भी हो रहा है, तो उसको सारों को आप ये सैबोटाज कर देंगे, अंडरमाइन कर देंगे। और ये सिर्फ क़िबला अव्वल जो है पैलेस्टीनियन तक महदूद नहीं है, ये बात समझने की है। इसका मतलब है कि तमाम आलम इस्लाम को वो प्रोवोक कर रहे हैं। तो इस तरह की इश्तियाल कुन जो फैसले हैं उसके नुकसानात होंगे। आप कह तो रहे हैं कि डॉक्टर साहब के इस वक्त वो तमाम मुस्लिम उम्मा को प्रोवोक कर रहे हैं, तो क्या मुस्लिम उम्मा की गैरत जागेगी अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर जमा हो जाएं? तो क्या समझते हैं कि इजराइल का मुकाबला किया जा सकता है या इजराइल को इस तरह की कार्रवाइयों से रोका जा सकता है? देखिए, मैं इसको अगर इससे बढ़ के तनाजुर में देखूं, सिर्फ हुकूमतों तक नहीं, मैं जो मुसलमान हैं उन तमाम की अगर मैं बात करूं, पहले एक प्रोवोकेटिव स्टांस लिया अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि यहाँ पे मैं वो एक सोसाइटी बना देंगे, और लेकिन जाहिर है कि वो बातें करते हैं, पीछे हट जाते हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे को मैंडेटरी नहीं था, मैंने तो डूएबल है, लेकिन ऐसे क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर आ गया, यूएन ने भी उसको रिफ्यूज़ कर दिया, इजिप्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, सारों ने रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन उससे एक प्रोवोकेशन हो गई। तो हुकूमतें चाहे ना करें, उसमें से एक रेडिकलाइजेशन हो जाती है। जिस वॉर और टेरर को वो पहले फेस कर रहे हैं या रो रहे हैं, उससे बहुत बढ़ के काम खराब हो सकता है और ये आग जो है दूर तक पहुंच सकती है। उसमें हुकूमतें शामिल हों या ना हो, मुसलमानों के अगर आप इंडिविजुअली भी या रेडिकलाइज्ड ग्रुप्स भी पैदा होना शुरू हो जाएं तो उसका आप नतीजा देखिए कि क्या होगा। आपको लगता है कि इंडिविजुअली ही कोई रेजिस्टेंस होगी या इसका रद्द-ए-अमल आएगा आने वाले वक्तों में? मजमूई तौर पे इत्तेहाद की कोई सूरत दिखाई नहीं देती, या कोई ऐसा मुल्क, कोई ऐसी शख्सियत जो लीड करे, कोई इनिशिएटिव ले कि हमने अपने बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ना, जो जुल्म, जो बर्बरियत उनके साथ हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है, इसकी कोई उम्मीद न रखें?
नहीं, उसमें तो हुकूमतें देखिए एक हद तक अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान का बड़ा इसमें मुस्बत जो है अप्रोच रही है। पहले उन्होंने कहा कि लीड करेंगी जो अरब वर्ल्ड है, जो उनके इर्द-गिर्द है, और ये पाकिस्तान उसको फुली फॉलो करता है और पाकिस्तान का बड़ा उसके ऊपर क्लियर स्टांस है पैलेस्टाइन इश्यू के ऊपर। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के बयानात से लेके अब तक एक स्टांस जो है हमेशा रहा है पैलेस्टाइन के बारे में, उससे तो पीछे नहीं हट रहे हैं। जी। लेकिन इन्होंने एक डिप्लोमेटिक स्टांस इख्तियार करना होता है। हुकूमतों ने डिप्लोमेटिक स्टांस इख्तियार करना है तो वो करेंगे, ओआईसी की मीटिंग भी होल्ड कर लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके 3-4 जो नताइज हैं, इससे बढ़ के हो सकते हैं, उसका अदराक करना चाहिए जो प्रोवोक कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और तो चीज़ वो भी है, एक क्योंकि हम देखते हैं फ़लस्तीनी किसी भी जुल्म बर्बरियत के बाद भी डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पर, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो रमज़ान में उनको उनकी इबादतगाह में जाने से रोक पाना मुमकिन नहीं होगा, तो क्या फिर से वही जुल्म, वही बर्बरियत, वही खून नज़र आएगा हमें? जी, उसके लिए तो मेरा ख्याल है वो तैयार हैं, उनकी नस्लों ने ये देखा है और वो उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हैं और इस काम पे वो जारी सारी है, ये उनका रहेगा। ज़ुल्म भी होगा और उसकी रेजिस्टेंस भी होगी। तो ये मज़ाहमती जो एक उनका है साल से, बल्कि मैं कहूँगा दहाइयों से, वो जारी है। और ये एक, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि उस तरफ बढ़ रहा है कि जहाँ पे दुनिया इसकी लपेट में आएगी। तो इसलिए अभी जो पावर्स हैं उन सारों को बैठ के इसके ऊपर मसले का हल निकालना चाहिए। जैसे मैंने अर्ज किया कि इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी से बचना चाहिए। ये इंतशार जो है ये सिर्फ वहां तक महदूद नहीं रहेगा या रीजन तक भी महदूद नहीं पावर्स से रहेगा। आप तवक्को रखते हैं? पावर्स की आप बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो रेजोल्यूशन सामने आती हैं, खुद उसके ऊपर भी इजराइल की तरफ से कान नहीं धरे जाते, अमल नहीं किया जाता। मुस्लिम उम्मा की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से जो एहतजाज आया वो तो खुद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका के अंदर होने वाले एहतजाज से भी कम है। तो क्या आपको लगता है कि किसी चीज़ का फ़र्क पड़ेगा, और वो कौन सी क़ुव्वतें हैं, किस चीज़ का असर लेंगे इजरायली सेहूनी क़ुव्वतें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुव्वत जिसकी बात करता हूँ वो अमेरिका को लीड लेनी होगी, क्योंकि वही पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड अभी है। उसके अलावा लेकिन बाकी ममालिक भी हैं और सारों का असर तो होता है एक हद तक। लेकिन सबसे पहले जो सपोर्ट करने वाले हैं, अगर वो वेस्टर्न वर्ल्ड सपोर्ट ना कर रहा हो, जिस तरह बिलियंस पंप इन करते हैं इसराइल के लिए, वो ना करें तो एक हफ्ता भी इसराइल सस्टेन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उन्होंने फैसला करना है, जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ, कि ये आग रीजन तक नहीं होगी, उसको भी इसकी तपिश पहुंचेगी। लेकिन तो डॉक्टर साहब, उसका आप सोचना कह रहे हैं चाहिए। अमेरिका को किरदार अदा करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका की छत्र छाया में ही तो इस वक्त इजराइल पल बढ़ रहा है और ये तमाम कार्रवाइयां डोनाल्ड ट्रंप साहब के होते हुए तो हो रही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब के अपना जो बयानात आते हैं वो भी इसी तरह के आते हैं, गो कि वो कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाते हैं, फिर इसी तरह का बयान उनकी जानिब से सामने आ जाता है, तो वो तो इजराइल के साथ खड़े हैं। फिर अगर आप अमेरिका से उम्मीद लगा के हम बैठ जाएंगे तो क्या ये दुरुस्त फैसला होगा? नहीं, उम्मीद आप नहीं लगाएंगे। जो मुस्लिम ममालिक हैं, इन्होंने अमेरिका के साथ नेगोशिएट करना है, इन्होंने अमेरिका को समझाना है। देखिए, मैंने इससे अर्ज किया कि डोनाल्ड ट्रंप की भी जो पॉलिसी है वो बुलिंग की और ब्लफिंग की है। तमाम फैसले उन्होंने पीछे हट गए उससे। जहाँ जहाँ पे उनको रेजिस्टेंस मिली है, उन्होंने अपने जो वोटर था रेड नेक वाइट, उसको खुश करने के लिए सब बातें की, सबसे पीछे हट गए हैं या हटना पड़ गया उनको। इसलिए उनको भी टैकल किया जा सकता है। मैं नहीं समझता कि वो जो बातें कर, अभी भी इससे भी पीछे हट गए गाजा वाली बात पे, कि मैंने तो बात की है तो डूएबल तो है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो ये मुसलमान ममालिक को, अरब वर्ल्ड को ख़ास तौर पे उन पे साथ एंगेज होना पड़ेगा और दबाव डालना पड़ेगा, तो इसका मामले जो है वो किसी हद तक स्टेबलाइज रह सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब मौजूद थे। और मुस्लिम उम्मा को अब गैरत का जुर्रा करना होगा, कोई एक सख्त मौक़िफ़ सामने रखना होगा ताकि अमेरिका हो या इजराइल हो या इनके इत्तेहादी हों, उन्हें अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करना पड़े, उन्हें रोका जा सके और फ़लस्तीनियों की कोई दादरसी करने वाला खड़ा हो सके। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इशूज़ अभी भी हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं जो गवर्नमेंट की जानिब से एक और बिजली गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। मुल्क भर में जो सोलर नेट मीटरिंग है, बिजली सार्फिन से उस पर भी 18% सेल्स टैक्स वसूल करने के हुक्म जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अब
FBR जो है वो 9.8 अरब का टैक्स जो है वो रेवेन्यू यहाँ से हासिल कर पाएगा। अरशद वासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहेंगे। वासी साहब, पाकिस्तान मॉर्निंग में ये क्या हो रहा है? एक तरफ एनर्जी क्राइसिस है, हमारे पास बिजली पूरी नहीं होती, गवर्नमेंट कहती है कि जी सोलर सिस्टम लगवाएं, खुद इनिशिएटिव लिए जाते हैं, सुबह सिंध की तरफ से लिया गया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काफ़ी कंसर्न थे इन मामलात को लेकर, लेकिन अब ये कहा जाता है कि जी वो लोग जो खुद अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, हुकूमत का बल्कि हाथ बटा रहे हैं, उनके ऊपर 18% सेल्स टैक्स लगेगा। क्या ये तजाद नहीं है अपने ही बयानात में, अपनी ही पॉलिसीज़ में? जुनेद, मेरे में ये मुमकिन नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा में काफ़ी कन्वेंशन के ऊपर साइन किए हुए हैं, और एक तो वो है जिसमें एक कमिटमेंट है कि नेट जीरो से कहते हैं, यानी 2030 तक हमने अपनी जो पोल्यूशन है या इमिशन है जो पावर सेक्टर से होती है उसको हाफ करना है। इसको हाफ करने के लिए सोलर को प्रमोट करना हमने वहां पे कमिटमेंट की हुई है। और आपको खुद पता है कि प्राइम मिनिस्टर जब भी बाहर जाते हैं दो बातों का जिक्र करते हैं। एक कहते हैं कि पावर सेक्टर की वजह से पाकिस्तान एक बिगाड़ी बन गया, और दूसरा क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे पाकिस्तान में ये आ रहा है, सैलाब आ रहे हैं, ये आ रहे, वो आ रहे। ये जो एनर्जी सोलर है ये किसे कहते हैं? क्लीन, साफ एनर्जी, जिसमें कोई ईंधन नहीं जलता, कोई कोयला नहीं जलता, कोई डीजल नहीं जलता, कोई फर्नेस ऑयल नहीं जलता, कोई LNG नहीं जलती। अच्छा अरशद अब्बासी साहब, कैसे कम कर सकते हैं? अरशद अब्बासी साहब, हम ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है शमसी तवानाई से हुकूमत को नुकसान पहुंच रहा है। क्या नुकसान पहुंच रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि जो बिजली के बिल थे वो बिजली इसीलिए महंगी हो रही है क्योंकि सोलर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है। ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, किस तरह से सोलर एनर्जी के इस्तेमाल से गवर्नमेंट को नुकसान पहुंच रहा है? आपके सार्फिन को और आपको ये मैं बताते हुए मुझे खुद बड़ी शर्म आ रही है। नेट मीटरिंग वाले तो बेचारे 19 रुपए पर यूनिट की बिजली दे रहे हैं, और वो भी रिमोट एरियाज में, जबकि इनको पता है कि जो कोयले के पावर प्लांट हैं वो कितने रुपए का एक यूनिट दे रहे हैं। आप यकीन करें कि बिन कासम कराची में एक कोयला का पावर प्लांट है 310 रुपए फी यूनिट, जो दुनिया में सबसे महंगी है। अगर पाकिस्तान में आज सुन रहे हैं कि जी सर्कुलर डेट है, बिजली महंगी है, ये तो इनके अपने कारनामों की वजह से है। ये तो आपको बताऊं, जिस तरह एक होती ना आजादी लोगों ने लेनी शुरू कर दी कि जी ठीक है हम आपकी बिजली महंगी नहीं लेते, तो देखिए लोगों ने, गरीब लोगों ने यकीन करें कि अपने बड़ी मुश्किल से ये इन्होंने सोलर सिस्टम्स लगवाए हैं। तो मामला है क्या अब्बासी साहब, ये इनकॉम्पिटेंस है या बदनीयती है? जुनेद, बात यह है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए उसकी वजह ये है कि सर्कुलर डेट सब कुछ करने के बावजूद भी तक कम नहीं हुआ, और ना इनसे हो सकता है। देखिए, या तो आप दोनों माशाल्लाह बड़े यंग हैं, या तो हमें कोई AI जनरेटेड कोई ऐसे लोग लेके आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तब तक मेरा इस फील्ड में बड़ा अरसा गुजरा, इन लोगों से कभी भी ये सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा। और ये सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए बेचारे सोलर सार्फिन जिन्होंने अपनी कमाई से, हक हलाल की कमाई से यूनिट लगाए हुए अपनी छत के ऊपर, उनको डिस्करेज करनी चाहिए। मेरा ख्याल ये बड़े शर्म की बात है, और ये इंटरनेशनल लेवल में भी हो। अच्छा, जो अरशद अब्बासी साहब जो कहा जा रहा है कि सेल्स टैक्स एक्ट के तहत नेट मीटरिंग यानी सार्फिन की फ्राहम करदा बिजली को डिस्कोस की फ्राहम करदा बिजली से मना नहीं किया जा सकता, और फिर इसके ऊपर क्या इतलाक होता है, कवानीन क्या कहते हैं, लॉज हमारे क्या कहते हैं, क्या इसके ऊपर सेल्स टैक्स का इतलाक हो सकता है नेट मीटरिंग के ऊपर? बात सुने, आप इस मुल्क में किस कानून की बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में ये भी किसी चीज का नाम है? ये तो सुबह उठता है एक अफसर उठता है, चेयरमैन FBR के टैक्स पूरा नहीं हुआ क्योंकि IMF से हमने कर्जे लिए हुए, उन्हें पूरा करने के लिए आसान तरीका क्या है? चले जी ये जो सोलर सार्फिन है इन पर टैक्स लगा दें। ये कोई पाकिस्तान में कोई चीज वेल कैलकुलेटेड नहीं होती। बस आप यूं समझ लें जिस तरह क्रिकेट चल रही है इस तरह ये काम चल रहा है बस। तो अरशद भाई साहब, सिंध गवर्नमेंट हम देखते हैं वहाँ पर सोलर पैनल्स मुफ्त बांटे जा रहे हैं, गरीब आवाम को सोलर पैनल्स दिए जा रहे हैं, और हम विफाक के अंदर देखते हैं कि फैसले इस तरह के सामने आते हैं कि जो बिजली खुद बना रहे हैं, जिन्होंने सोलर पैनल लगा लिए हैं, वो अपनी ही बिजली सेल करने के ऊपर भी सेल्स टैक्स भरेंगे। क्या ये खुला तजाद नहीं है? ये आपका सवाल बड़ा जबरदस्त है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में जो सूबाई गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, जो फेडरल गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है। ये मेरे ख्याल में ऐसे लगता है कि कभी एक
टेबल पे कभी इकट्ठे बैठे नहीं है कि वाकई सही बात है, टीवर सारे उस पर कन्वर्ट हो रहे हैं। इवन केपी की गवर्नमेंट वो दे रही है माशाल्लाह, मरियम नवाज पंजाब में दे रही है, वो तो जिसे कहते हैं ना डाइवोर्स ले रहे सिस्टम से, और ये उनके ऊपर टैक्स आयद कर रहे हैं। और मैं आपको एक और भी यहाँ पे प्रेडिक्शन कर दूं, जिस हिसाब से सोलर में इनोवेशन हो रही है, अब देखिए बैटरीज आ रही हैं 10-10 साल की, 20-20 साल की, आपस में कोऑर्डिनेशन का फुकदान दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया। मैं वक्त की कमी है, हम कोशिश करेंगे इस मामले पे दोबारा भी, आपको ज़हमत है, लेकिन काबिल मजम्मत है इकदाम हुकूमत की तरफ से सोलर प्रोड्यूस करने वाले सार्फिन के ऊपर 18% सेल्स टैक्स अब आयद कर दिया गया। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला अपसेट अफगानिस्तान ने, अपसेट इसे कहना ज्यादती होगी, वो अच्छा, ये हक का बनता था जिस तरह से वो खेले हैं। हम बात करें अफगानिस्तान की, जिसने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त दी है। बिल्कुल जी, और टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है। अफगान टीम के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के इम्कानात बरकरार हैं और शानदार इनिंग्स खेलने पर इब्राहिम आजाद प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए हैं। तो इसके ऊपर एक पैकेज देखते हैं, फिर बात करते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त दे दी। 326 रन हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम आखिरी ओवर में 317 रन बनाकर आउट हो गई। इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट 120 रन के साथ नुमाया रहे। कप्तान जॉस बटलर और बेन डकेट ने 38 रन बनाए। जिमी ओवर्टन 32, हैरी ब्रूक 25 और फिल सॉल्ट ने 12 रन की इनिंग्स खेली। शानदार परफॉर्मेंस जिसकी बात जुनेद कर रहे हैं कि वो डिजर्व भी करते थे। हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे याहिया भाई आपको। याहिया भाई, ये तो वही बात हो गई, हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने खड़े हैं। अफगानिस्तान टीम को पाकिस्तान ने ही ट्रेन किया, बनाने वाली टीम जो है वो आज इवेंट से बाहर है और अफगानिस्तान जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की दौड़ में शामिल हो चुका है। तो क्या समझते हैं, कहां पर खड़े हैं हम और कहां पर अफगानिस्तान? देखिए इशाल और जुनैद, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। एक हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और जब तक हम इस दौर से बाहर नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है कि हम कभी ना सुधरेंगे ना कभी ठीक होंगे। अगर इंडिया की टीम जो है वो टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल कर ले तो हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। इंडिया की टीम हार जाए हम जीत जाए तो हम जो है शादियाने बजाने लग जाते हैं कि जी हम जीत गए, इंडिया हार गया। अब अफगानिस्तान अपने मुल्क के लिए खेल रहा है और अफगानिस्तान की जो कारकर्दगी है वो अपने मुल्क के लिए है, उनका किसी के साथ मुकाबला नहीं है। अगर उनकी जीत हमें नीचा दिखाने के लिए है तो इंतहाई माजरत के साथ फिर से हम अपने लिए जो है वो एक अजीब व गरीब सी बात ही कहेंगे। वो भी मैदान में खेलने के लिए उतरे और हम भी मैदान में खेलने के लिए उतरे हैं। हमारा मुकाबला हमसे, हमारे पास एक बाकायदा तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। 1952 से हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अफगानिस्तान को अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, उनके खिलाड़ी अपने मुल्क में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। ये जरूर है, लेकिन भाई हम लोगों के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर टीम स्पिरिट नजर नहीं आती है, जिसलिए हम मवाजना करते हैं दूसरी टीमों के साथ। दूसरी टीमें अपने मुल्क के लिए खेलती हैं, लेकिन हम शायद इंडिविजुअली अपने लिए खेल रहे होते हैं। हर प्लेयर अपना अपना खेल कर चला जाता है। हम लोग शायद, हमारे अंदर टीम स्पिरिट की कमी है, जिसकी वजह से हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ये इसके लिए हम सबको, आप लोगों को अपने गिरबानों में झांकने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि आज जिन खिलाड़ियों को आपने जो है वो तनकीद का निशाना बनाया हुआ है, उनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग के ऊपर आपने सर आंखों पर बिठाया हुआ था, और पहले कुछ साल भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी ही थी। और जब क्रिकेट पंडित नाकिदीन इस तमाम तनाजुर में आवाज उठाते थे तो लोग खड़े हो जाते थे कि जी आप बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन आफरीदी को, हारिस रऊफ को क्या तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग में तो ये टॉप प्लेयर है और ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, कोई पड़ोसी मुल्क के खिलाड़ी नहीं है। जी बिल्कुल। बात दरअसल ये है कि ये वो खिलाड़ी हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आपकी टीम में माजी के खिलाड़ियों को अगर आप देखें तो वो अपनी अहलियत सलाहियत की बुनियाद पर, इसमें तो कोई शक नहीं है याहिया भाई, लेकिन कुछ खिलाड़ी, जी आप बात मुकम्मल कर लीजिए, फरमाइए। लेकिन कुछ खिलाड़ी जो कि इस वक्त आपने सर आंखों पर से अब जो है वो बिल्कुल आसमान से जमीन पर लेकर आ गए हैं, उनकी कारकर्दगी ऐसी ही थी। देखिए बात दरअसल ये है कि
जो भी खिलाड़ी है उसको आप उस तराजू में तोलते हैं जब उसकी परफॉर्मेंस टीम के काम आती है। आप कल देखिए जो रूट ब्रिलियंट खेले, लेकिन आखिरी लम्हे पर उनसे गलती हुई, वो आउट हुए और उसके बाद जिमी ओवरटन बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लगता था कि वो मैच को खत्म कर देंगे, लेकिन एंड में अफगानिस्तान की टीम जीत गई तो जो रूट की वो सेंचुरी थी वो बेकार हो गई। अगर अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस भी आप देखते हैं तो आप ये जरूर कहेंगे कि वो जीत गए, लेकिन एक इब्राहिम जादरान के 177 रन्स के साथ उन्होंने जो है वो 300 से प्लस रन्स स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। हम इसको अगर अपनी टीम के साथ कंपेयर करेंगे तो आपके सामने है टूर्नामेंट में 8 अपनी टीम के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस हमसे बहुत बेहतर है जिनको हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया या खेलना सिखाया। हेड कोच ने गुफ्तगू की मीडिया के सामने, सारा मलबा उन्होंने ना तजुर्बाकारी पर डाल दिया। आपने बात की हमें अपने गिरबानों में झांकना होगा, जिस तरह से वो डिफेंड कर रहे थे, अब सारा कुछ कह रहे थे कि ना तजुर्बाकारी की वजह से हुआ है या हम इस पूरी टीम को निकाल के अंडर 19 को नहीं ला सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने खिलाड़ियों को डांटता नहीं हूं, गलती के बावजूद भी अगर नहीं डांटेंगे या अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर सुधार कैसे आएगा, और अगर अब भी नहीं आएगा तो फिर कब? नहीं, देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो थप्पड़ मारना शुरू कर दें खिलाड़ियों को, उनको जो है डंडे मारना शुरू कर दें, ये नहीं हो सकता। लेकिन बात दरअसल ये है कि आप वो सुना होगा ना आपने कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से, तो ये तो होगा। लेकिन आकिब जावेद जिस टाइप के पर्सनालिटी है उनकी, उन्होंने जिस तरह अपनी टीम को, अपने आप को, इस नाकामी को डिफेंड किया, मेरा ख्याल है कि अगर आप भी होते या मैं भी होता तो कोई ना कोई लॉजिक वो जरूर पेश करते हैं। लेकिन जो वो लॉजिक पेश कर रहे हैं वो समझ से बाहर है, क्योंकि जब 92 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता तो आकिब जावेद, मोइन खान और पाकिस्तान टीम में जो बाकी खिलाड़ी थे, मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक, वो कितने तजुर्बेकार थे। और ये उनकी लॉजिक देना कि जी हमारे खिलाड़ियों के मैचेस कम है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका नाम है उस्मान खान, उसने तो वनडे क्रिकेट खेली ही नहीं अभी तक, तो भाई फिर वो कैसे टीम में आ गया? अगर हमारे कोच ये कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम एक वनडे की बुनियाद पर हम उनको कैसे टीम में ले लेते हैं? बिल्कुल। यहाँ पर एक तो वनडे या 2 वनडे ये बात बनती नहीं है कि अंडर 19 खिलाड़ी नहीं खिलाए जा सकते। फिर अगर बगैर किसी परफॉर्मेंस के खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं तो बेहतर है कि अंडर 19 खिला ली जाए। जी बिल्कुल। देखिए बात दरअसल ये है कि यहाँ पर आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा, यहाँ पर इस जिम्मेदारी को लेना होगा कि भाई हम खराब खेले, हमसे बेहतर दूसरी टीमें खेली, हमें अब अपने खिलाड़ियों को तब्दील करने की जरूरत है। ये कह देना कि भाई ये खिलाड़ी जो है वो लाजिम और मजलूम है तो फिर आप रोते रहें, दीवार से सर टकराते रहें, ये बात समझ से बाहर है। आकिब जावेद अपने खिलाड़ियों का दिफा कर रहे हैं कोच की हैसियत से। कुछ चीजों को अब उनको समझना होगा, कुछ चीजों को उनको अंडरस्टैंड करना होगा। लोगों ने उनके सामने चीजें रख दी और एक सहाफी ने उनसे सवाल भी कर दिया कि क्या इनको 200 मैच खिला के 4 साल के बाद हम आईसीसी ट्रॉफी जीतने का जो है या कोई इवेंट जीतने का जो है वो ख्वाब देखें? तो फिर ये भी कहा गया कि 2017 में जब अंडर द कैप्टनसी सरफराज अहमद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, उसमें हसन अली जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, शादाब खान हो गए, फखर जमान हो गए, वो खिलाड़ियों के पास कितना एक्सपीरियंस था, वो कितने तजुर्बेकार थे। और आपने सुफियान मुकीम की बात की, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जवाब दिया और कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। इसी तरह से उन्होंने कहा कि कोई खिलाड़ी टीम में बगैर परफॉर्मेंस नहीं आया, ये बात भी समझ नहीं आती है। और उन्होंने एक सवाल के जवाब में साइम अयूब की रिप्लेसमेंट में खुशदिल शाह की बात की। एक ओपनर से आप मिडिल ऑर्डर को किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, क्या उसकी रिप्लेसमेंट हो सकती है? फिर मुसलसल ये बात होती रही, पहले दिन से पूरा पाकिस्तान यकजुबान था, ये मुश्तरका मौक़िफ़ था, सारे जितने भी एनालिस्ट थे कि हमारे पास एक प्रोफेशनल दूसरे ओपनर की कमी है, हमारे पास एक प्रोफेशनल सीनियर तजुर्बाकार स्पिनर की भी कमी है। तो ये सारी चीज़ें बर वक्त अगर देखी जाती या ट्राई सीरीज़ में कोई तजुर्बा कर लिया जाता, कोई तब्दीली कर ली जाती, तो ये रिजल्ट शायद ना आता। या भाई देखिए जुनैद, नाकामी के बाद पोस्टमार्टम करना, मैच में शिकस्त के बाद इस मैच का तज्जिया करना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड में जाकर खेलना, मैं मानता हूँ आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मुश्किल काम है। लेकिन आपकी तैयारी से आपको इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए। आप जिन खिलाड़ियों के साथ खेल रहे थे वो अपने खौल से बाहर ही नहीं आ रहे, उनकी वैसी तैयारी की। फिटनेस की बात करते हैं आकिब जावेद, तो फिटनेस को बेहतर करने से आकिब जावेद को किसने रोका था? इन चीजों को उनको समझना होगा, क्योंकि जब खिलाड़ी खेल से बड़ा हो जाता है तो फिर ऐसे ही नताइज सामने आते हैं। इस वक्त शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान का हर फॉर्मर क्रिकेटर जो है
वो सोशल मीडिया पर तज्जिया कर रहा है, तबसरा कर रहा है, और वो ये खिलाड़ी हैं जो माजी में खुद इस टीम का हिस्सा रहे हैं और टीम हारती रही है, लेकिन आज वो बता रहे हैं कि बिल्कुल टीम ऐसे क्यों ही हारी। उस वक्त तनकीद इन पर भी होती थी। या भाई अगर अभी बात कर लीजिए, जिस तरह से एक रिपोर्टर ने भी सवाल किया जिसका जवाब ये मिला कि अगर बाबर आजम नहीं तो फिर कौन, तो आपके मुताबिक अगर बाबर आजम नहीं तो फिर कौन, क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि खिलाड़ियों को तब्दील करने की ज़रूरत है, क्या कौन से खिलाड़ी आप समझते हैं कि आप टीम में शामिल होने चाहिए? और बाबर आजम पर बड़ी तनकीद होती है हमेशा से और कहा जा रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है, फॉर्म में तो वो अब भी नज़र नहीं आ रहे, गो कि उन्हें कप्तानी उनसे इसीलिए वापस ली गई कि वो अब अपनी क्रिकेट पर फोकस कर सकें। तो क्या समझते हैं कौन होगा फिर नेक्स्ट खिलाड़ी उनकी जगह पर जो आ सकता है? देखिए इशाल, बाबर आजम आज भी पाकिस्तान के अहलियत सलाहियत रखने वाले बल्लेबाज हैं। लोग उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। ये बात समझने की ज़रूरत है कि तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे बाबर आजम। जो तवक्कुआत बाबर आजम से थी वो तवक्कुआत आपको तैयब ताहिर से नहीं थी, कामरान गुलाम से नहीं थी, या सऊद शकील से नहीं थी। वो तनकीद इन तीनों पे बाबर आजम पे ज़्यादा हो रही है। लेकिन ये कह देना कि किसी के टीम खत्म हो जाएगी, किसी के बगैर टीम बन नहीं सकती, तो सचिन तेंदुलकर चले गए तो वहां पर जो है वो विराट कोहली आ गए। हमारे पास जावेद मियांदाद टीम छोड़कर गए तो इंजमामुल हक आए, यूनुस खान आए, फिर के बाद ये सिलसिला चलता रहता है। इंग्लैंड की टीम में माइक गेटिंग गए तो ग्राहम गुज गए, तो अब जो रूट जो है वो इंग्लैंड की बैटिंग को लेकर चल रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की टीम हार गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड की क्रिकेट खत्म हो गई, वो खराब खेले, ये बात आपको तस्लीम करना होगी। ये वही टीम है जो 2019 में होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीती, ये वही टीम है जो 2022 में पाकिस्तान को शिकस्त देकर मेलबर्न में T20 की वर्ल्ड चैंपियन बनी। वो खराब खेले हैं, इस वक्त उनका रिदम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कल उन्होंने मुकाबला अफगानिस्तान का जरूर किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया, आखिरी बॉल तक खेलने के लिए गए। अगर वो मुकाबला नहीं करते तो फिर बात होती, उनका दिन नहीं था, खराब खेले, हार गए। लेकिन हमारी क्रिकेट की जहां तक बात है, हमारी क्रिकेट हॉकी की तरह चंद लोगों तक घूम रही है। हम समझते हैं कि इनके बगैर हम जीत नहीं सकते। लोग तनकीद इस बात पे नहीं कर रहे कि बाबर आजम टीम में नहीं होने चाहिए, शाहीन आफरीदी नहीं होने चाहिए, हारिस नहीं होने चाहिए, नसीम नहीं होने चाहिए, रिजवान नहीं होने चाहिए। सवाल ये है कि अगर ये खिलाड़ी इतने ही टीम के लिए लाजिम और मलजूम है तो 2021 से आज 2025 है, हम आईसीसी के हर टूर्नामेंट में पहले राउंड से बाहर हो रहे हैं। नाकामी का सामना क्यों करना पड़ा? अच्छा, ये शिकस्त यकीनी तौर पे पहली नहीं है और शायद आखिरी भी ना हो, हार या जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से हम शिकस्त मुसलसल खा रहे हैं और लड़े बगैर हार रहे हैं, वो काबिल एतराज़ है। मोहसिन नकवी साहब ने बरमला इस चीज़ का इजहार किया कि मैं जब तक टीम को ठीक नहीं कर लेता या सिस्टम को ठीक नहीं कर लेता, मैं इस्तीफ़ा दे के नहीं जाऊँगा। तो क्या ये सारा कुछ फिर इसी तरह ही चलता रहेगा? ना सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, ना टीम के अंदर कोई तब्दीली होगी, ना मैनेजमेंट में कोई तब्दील होगा, तो फिर रिजल्ट भी तो यही रहेगा। देखिए, एक मोहसिन नकवी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब वो ये कहते हैं कि मैं इस क्रिकेट को ठीक करके जाऊंगा। पहली बात तो ये कि सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब चेयरमैन जो है वो लाए गए हैं और अपनी ख्वाहिश पर वो क्रिकेट बोर्ड के सरबरा बने हैं। वो बाकायदा तौर पर किसी सिस्टम के तहत क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बने। यहाँ पर मसला ये है कि वो आए हैं क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए, क्रिकेट को ठीक करने के लिए नहीं आए। पाकिस्तान क्रिकेट खुदा ना खास्ता खत्म नहीं हो गया, ये आपने जीरो ग्राउंड से उसको शुरू किया। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई, भारत को आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, ग्राउंड की अपग्रेडेशन हुई, बहुत सारे सवालात थे, लेकिन उनके काम ने जो है वो उनके कामों का खुलासा कर दिया, ठीक है। लेकिन ये खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने टीम को बनाना है, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। और यही स्टेडियम यहिया भाई 14 अरब इन पर लग गया। अपग्रेडेशन तो हुई, नो डाउट इसकी ज़रूरत भी थी, लेकिन जो 11 खिलाड़ियों का स्क्वाड तरतीब देना था वो तरतीब नहीं दिया जा सका, वहाँ पर ले कर गए। और अगर आप वो ये कहते हैं कि इस्तीफ़ा तब तक नहीं देंगे जब तक खिलाड़ियों को दुरुस्त नहीं कर लेते, तो फिर किस तरह मुमकिन हो पाएगा? अंदर की लॉबिंग अगर ख़त्म कर ली जाए तो शायद खिलाड़ी भी तब्दील हो सकते हैं, ऑफिशियल्स भी, और जिस तरह से कमेटी भी, उनकी भी तब्दीली मुमकिन हो सकती है और फिर परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। देखिए शाल, स्टेडियम बनाना और टीम की तश्कील होना दो अलग काम है। स्टेडियम बनाने के लिए आपको सरमाई की ज़रूरत है, आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत है, और आप जितना गोल डालेंगे उतना आपको जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर टीम को तश्कील देने के लिए, नताइज के लिए आपको एक अच्छा बंच ऑफ प्लेयर चाहिए होगा, सबकी बाउंडिंग चाहिए होगी जो आपको दिखाई दे नहीं रही।
और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम हर नाकामी के बाद इन्हीं खिलाड़ियों की तरफ देख रहे हैं, इन्हीं खिलाड़ियों को टीम के लिए लाजिम और मलजूम समझ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको निकाल के बाहर फेंक दें, इनको जो है वो खत्म कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो तरीकाकार है कि ये टीम गेम है, परफॉर्मेंस गेम है, जो परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो टीम में नहीं रहेगा। जो तरीकाकार रहा है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे, जाइए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस को बहाल कीजिए, एक बार फिर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कीजिए, वापस आ जाइए। जो खराब खेलेगा वो आपकी जगह छोड़ देगा। यहाँ पर ये सिस्टम चल नहीं रहा। यहाँ पर हर 3-4 साल हो गए हैं हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेले जा रहे हैं। जब जीत जाते हैं तो इनको आसमान की बुलंदियों पर लेकर चले जाते हैं, हार जाते हैं तो इनको रगड़ कर रख देते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। खेल है, खेल में हार जीत होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन खिलाड़ियों पर बात होती है आपने लाखों रुपए खर्च, भाई तो आपकी जेब से थोड़ी हमने पैसे लिए हैं, ये तो आईसीसी के रेवेन्यू से पैसे आ रही है, किसी के टैक्स के पैसे थोड़ी है जो ये बात करते हैं कि जी टैक्स के पैसे चले गए। ये चीज को समझने की जरूरत है। लोग बात करते हैं जी पाकिस्तान क्रिकेट जो है हॉकी बन गई है, अलिफ नहीं पता लोगों को खेल के बारे में। आज सियासतदान जो है, लोग हैं, मोहसिन रजा नकवी पर तनकीद कर रहे हैं, तो मोहसिन रजा नकवी आज थोड़ी पैराशूट से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आ गए। उनको तो आपके सामने टाइम है कि वो कितने अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम कर रहे हैं, बैक वक्त वो कितने ओहदों के ऊपर मौजूद हैं। बात संजीदगी दिखाने की है। अगर मोहसिन रजा नकवी साहब संजीदगी का मुजाहरा अब भी नहीं करेंगे, अब भी पार्ट टाइमर की तरह क्रिकेट बोर्ड को चलाते रहेंगे, तो ऐसे ही नतीजे मिलेंगे। अच्छा, आकिब जावेद साहब बड़े सीनियर मंचे हुए खिलाड़ी हैं, चीफ कोच भी हैं, तो उनके ऊपर रिलाय किया गया और उन्हें पूरी जिम्मेदारी भी दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सवालात उठने के बावजूद भी वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए। ट्राई सीरीज़ बड़े अच्छे मौके पे थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें वो सारा कुछ ट्राई किया जा सकता था। तो आपको लगता है कि उनके अलावा ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जानी चाहिए, या फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास? किसे इज्जत के साथ इस्तीफ़ा देके चला जाना चाहिए, और फिर वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए? आप बता दीजिए जुनैद, किसको आना चाहिए आकिब जावेद की जगह? नहीं, ये तो मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आकिब जावेद साहब को फ्री हैंड इसीलिए शायद दिया गया कि वो एक बैलेंस टीम सामने ला सकेंगे, लेकिन वो शायद उसमें नाकाम रहे। तो मुझे ये बताइए, मैंने आकिब जावेद को बनाया है, जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आकिब जावेद को हटाऊंगा? नहीं, आपके ख्याल में अगर वो नहीं तो फिर कौन? नहीं, ये मेरा ख्याल की बात नहीं है। ना मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहा हूँ, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक हूँ। मेरा काम एक तज्जियाकार की हैसियत से चीज़ों की निशानदेही करना है, लोगों को लाना या ले जाना नहीं है। यहाँ पर मैंने ये नहीं बताना आपको कि जी आकिब जावेद नहीं तो आकिब जावेद की जगह कौन। ये काम क्रिकेट बोर्ड का काम है, क्योंकि वो जवाबदेह है, मैं जवाबदेह नहीं। मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने गलतियां क्या की हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कहाँ अपने आप को बेहतर करना चाहिए था, कहाँ अच्छे फैसले नहीं किए गए, कहाँ गलत फैसले किए गए। ये मेरा। अच्छा भैया भाई, ये भी आकिब जावेद कहते हैं, वो कहते हैं कि खिलाड़ियों ने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतरीन दी है। ज़्यादा खिलाड़ी अगर मतलब अच्छी परफॉर्मेंस से ज़्यादा क्या ही दे सकते थे। वो कहते हैं कि भारतीय टीम बहुत तजर्बाकार थी, हमारी टीम का वो तजर्बा नहीं था, और फिर विकेटें लेना होती हैं, अटैक करना होता है, और भारत के खिलाफ सिर्फ प्लानिंग नहीं होती, हर मैच के लिए होती है। क्या प्लानिंग थी इसके अंदर? अगर हम अपने सिर्फ भारत के खिलाफ मैच को ही देख लें तो आपको कहाँ पर लैग करता हुआ नजर आई प्लानिंग के अंदर? हम तो ईशान, ये तो जवाब आकिब जावेद खुद ही दे, और वो कहते हैं ना, सुनता जा मुस्कुराता जा। तो आकिब जावेद बता दें हमारी टीम ने कहाँ लड़ा है, हमारी टीम ने कहाँ कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, और हमारी टीम की परफॉर्मेंस सबके सामने है। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि इस टूर्नामेंट में 8 टीमों में बांग्लादेश की टीम की जानिब से भी सेंचुरी सामने आ गई है। मासिवाय हमारे, क्या बाकी टीमों के पास नंबर 1 बैटर बाबर आजम है, क्या उनके पास रिजवान है? परफॉर्मेंस सबके सामने है, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने है। उसके बावजूद अगर आकिब जावेद ये कहते हैं कि हमारी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो वही बता दें कि कहाँ शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, कहाँ आपकी टीम लड़ती हुई दिखाई दी है, कहाँ आपकी टीम ने जो है वो आंखों में आंखें डालकर बातें की है, कहाँ आपके खिलाड़ियों की कारकर्दगी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सैयद याह्या हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी हैं। आकिब जावेद साहब अपनी गलतियों को डिफेंड करते हुए दिखाई दिए हैं, और उनका यह कहना था कि कोई भी प्लेयर बगैर परफॉर्मेंस के टीम में शामिल नहीं किया गया, तो मैदान में नज़र क्यों नहीं आई? ये पूरी पाकिस्तानी कौम का और क्रिकेट के फैंस का सवाल है। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुछ अदाकाराओं की, अदाकारा बुशरा अंसारी की। बिल्कुल जी, जिन्होंने एजाज़ हासिल किया। बरतानिया के अंदर मशहूर अदाकारा हैं बुशरा अंसारी, जो बरतानी पार्लियामेंट की जानिब से शानदार फ़नी खिदमात और समाजी कामों के एतराफ़ में अहम एजाज़ से नवाजा गया। बिल्कुल, और इस तकरीब में बुशरा अंसारी ने पाकिस्तानी ड्रामों के आलमी असरात और उनके दुनिया भर में मकबूल होने पर भी रोशनी डाली, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रामे न सिर्फ मुल्क की सकाफत, रिवायती लिबास और उर्दू ज़ुबान को उजागर करते हैं, बल्कि
यूके, बरतानिया और दीगर ममालिक में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। और हम बात भी यही करते हैं कि जो ड्रामा फिल्में ये सकाफ़त को आपकी कहीं किसी भी दूसरे मुल्क में उजागर करती हैं, आपकी सकाफ़त को लेकर चलती हैं, तो हमारे जो अदाकार हैं वो भी हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, वो रूट्स है पाकिस्तान की। तो इस वक्त बुशरा अंसारी ने अपने साथी फनकारों और कहानी नवीसों का भी शुक्रिया अदा किया है, जिसके बिना पर उन्हें ये अवार्ड मिला है। अवार्ड इन तमाम अफराद की मेहनत का नतीजा उन्होंने कहा है, जिन्होंने पाकिस्तान में सकाफ़ती विरसे को दुनिया भर में मुतारिफ करवाया है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर रहते हैं, हमारे साथ रहिए। सेवेदार। वेलकम बैक। और अभी कुछ बात कर लेते हैं, जैसा बाप वैसा ही बेटा। हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान के बेटे इब्राहिम खान की, जिनकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो बहुत ही ज़बरदस्त किसी का गिटार बजा रहे हैं। और आपको बताएं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के ये मारूफ अदाकार, कौन नहीं जानता शाहरुख खान और गौरी खान को, जिनके ये सबसे छोटे बेटे हैं, जो गिटार बजाकर सुर बखेर रहे हैं और सबको अपने शहर में जकड़ रहे हैं। तो 11 साल की उम्र है इनकी, अदाकारी, खेल, मौसीकी सब में ही ये अपनी कारकर्दगी जो वो दिखाते नजर आ रहे हैं। तो हम पहले बहुत ही टैलेंटेड हैं जी, अपने वालिद साहब की तरह। सुनिए आप भी। इब्राहिम खान, लेडी गागा और ब्रूनो मार्स को ये गुनगुनाते हुए और साथ में गिटार बजाते हुए देखा जा सकता है, इनको जिस तरह सुर बिखेर रहे हैं। बिल्कुल। और अभी कुछ बात कर लेते हैं शाहरुख खान की मन्नत की, जिसको छोड़कर किराए के घर में वो मुंतकिल हुए हैं, लेकिन क्यों? वो अब कुछ रेनोवेशन कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, क्योंकि मन्नत उनकी मन्नत है, वो कैसे किसी को दे सकते हैं। तो वो मन्नत को इस वक्त कुछ टाइम के लिए छोड़कर ताज़ीन व आराइश के सिलसिले में वो अब एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, एक किराए के घर में मुंतकिल हो रहे हैं, और उसके बाद वो अपने इस महल नुमा घर को कई बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं जनाब। उसमें SRK और उनके ख़ानदान आर्जी तौर पर मुंबई के इलाके बांद्रा के पैली हिल में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ पे दिन और रात गुजारेगा, जबकि यहाँ पे रेनोवेशन चलेगी। और जब अच्छा, आपने दिन और रात कहाँ गुजारेगा, बाकी दिन और रात के जो दरमियान में कोई टाइम आएगा वहाँ पर क्या करेंगे? हाँ, ये भी जाएंगे? सोचने वाली बात है, ये पूछना ये जुनैद ने जो आपकी असल में हर एक चीज़ नहीं बतानी ना, वरना उनके फैंस पहुँच जाएंगे, उनका जीना हराम कर देंगे। इसलिए कुछ चीज़ें राज में भी रखनी है। तो लोग उनका बर्थडे विश करने के लिए किस तरह से मैनेज करेंगे और कितने अरसे के लिए, क्योंकि जहाँ पर शाहरुख खान का घर है, आप देख रहे हैं बाहर कितना क्राउड होता है, और लेकिन वो रोज तो नहीं होता, सालगिरह के मौके पर तो होता है। हो सकता है उससे पहले ही वो वापस आ जाए अपने मन्नत में शिफ्ट नहीं तो फिर बांद्रा के इलाके में जो पाली हिल है वहां पर आप देखेंगे ट्रैफिक जाम होगी और शाहरुख खान को, बिल्कुल शाहरुख खान को जो उनके चाहने वाले हैं वो सालगिरह विश करने के लिए वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, अब बात शाहरुख खान की हो रही है, तो शाहरुख खान की ही एक और फिल्म की बात करते हैं, जिसकी ओम शांति ओम, जिसकी एक लुक थी दीपिका पादुकोण की, जिसमें दीपिका पादुकोण बहुत ही अलग नजर आई हैं। डिम्पल क्वीन हानिया आमिर उसी तरह का गेटअप किए हुए हमें सोशल मीडिया पर नजर आई, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के अब तबसरे हो रहे हैं। जी हाँ, और लोगों ने पसंद किया इस गेटअप को भी। हानिया आमिर को वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, सुनिए ज़रा। हैं और कोई कहता है बट SRK इज नॉट देयर, शाहरुख खान को मिस कर तबसरे जारी हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और क्योंकि और कोई कह रहा है कि चलो अब उठ जाओ ख्वाबे खरगोश से। तो किस किस तरह के तबसरे जो है वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हानिया आमिर को देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन हानिया आमिर की मैंने लुक देखी है, उस तरह का गेटअप नहीं हानिया आमिर ने लिया जिसके ऊपर लोग इस तरह से तबसरे कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है शायद वो उनकी लुक कहीं ना कहीं से दीपिका के साथ मिल रही है और उसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैसे मेरी भी जाती राय यही है, क्योंकि दीपिका को अगर देखा जाए तो वो एक पुराने दौर की 90s की हीरोइन है और इनका भी डिंपल है। और आप अगर देखें तो दीपिका पादुकोण एक 90s की हीरोइन के गेटअप के अंदर हैं, जबकि हानिया आमिर एक स्टाइलिश और आजकल के गेटअप में, आजकल के ग्लैमर लुक में है। तो इस तरह से रिजेम्बलेंस उतनी ज्यादा नहीं है, उन्होंने इतना ज्यादा वो गेटअप नहीं अपनाया हुआ, लेकिन तनकीद करने वाले नाकदीन भी यहीं पर मौजूद होते हैं जनाब, और उन्हें गॉसिप्स करने के लिए मौका मिल गया। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए कुछ मौसम की, बदलती ऋतुओं की, कैसा मौसम आने वाला है, रहने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुम नज़ीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर MET, आपको वेलकम कहेंगे। अंजुम साहब, क्या कह रहे हैं, बादलों और बारिशों का कोई नया सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि पहले से फोरकास्ट है कि एक मगरबी हवाओं का सिलसिला बारिश बरसाने वाला मुल्क में 2 मार्च तक असरअंदाज होता रहेगा। इसके तहत
इस वक्त मुल्क के 95% इलाकों में बादल मौजूद हैं और मुल्क के अक्सर इलाकों में कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की तो कहीं तेज़ बारिश हो रही है। अगर हम गुज़िश्ता कल की बात करते हैं तो गुज़िश्ता कल भी पाकिस्तान के चारों सूबों में अच्छी बारिश हुई, कहीं हल्की कहीं तेज़, और इस बात के इम्कानात हैं कि आज भी ये सिलसिला जो है पाकिस्तान के तकरीबन चारों सूबों में रिमझिम का सिलसिला जो है वो वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। ठीक है। अच्छा अंजुम नज़ीर साहब ये बताइएगा, क्योंकि हम दिसंबर की बात करते, दिसंबर में हमेशा बारिशें हुआ करती थी, इस बार दिसंबर में बारिशें नहीं हुई। जो मगरबी सिस्टम हवाओं का अभी दाखिल हुआ है ये दिसंबर में कहाँ चला गया था? दिसंबर की भीगने की जो बातें और जो मौसम हमने अपने बचपन में देखा, इस बार वो कहीं मफकूद था, कहीं नज़र नहीं आया हमें, तो क्या बताएंगे इस हवाले से? जी देखिए, जब विंटर रेनफॉल की हमने फोरकास्ट की थी तो हमने पहले ही ये बता दिया था कि विंटर रेनफॉल जो पाकिस्तान में हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी को कंसिडर करते हैं कि वो मामूल से बहुत ज़्यादा कम रहेंगी। उसका फैक्टर ये था कि एक मौसमियाती सिलसिला होता है जिसको हम लानीना कहते हैं, जो इक्वेटोरियल पैसिफिक या जो आपका समंदर होते हैं वहाँ पर जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो मामूल से कम होते हैं। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारे पाकिस्तान की जो विंटर रेनफॉल है वो सप्रेस हो जाती है। तो ये जो बारिश ना होने का सिलसिला था ये बहुत तवील हो गया और खुश्क साली के जो है वो इम्कानात पैदा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अंजुम साहब, अभी क्या मशवरा देंगे सयाहों को? कहाँ कहाँ बर्फबारी होने की तवक्को है? क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएं ताकि? देखें जी, इस वक्त कश्मीर, बालाई पंजाब के जो पहाड़ी सिलसिले जैसे मरी वगैरह, गिलियाद या केपी के जो पहाड़ी इलाके हैं, कागान, नारान तो खैर इस वक्त बंद है, कागान, और इसके बाद अगर हम केपी की और गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो स्कर्दू और उससे मुल्हिका इलाकों में कल भी अच्छी बर्फबारी हुई और आज भी अच्छा स्पेल बर्फबारी का इम्कान है। ताहम जब सयाह वहाँ जाएँ तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, क्योंकि बारिश या बर्फ़बारी की वजह से सड़कों पे फिसलन होती है तो वो उनके लिए प्रॉब्लम डेवलप कर सकती है। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर मेट। और जिस तरह से मौसम में खुशगवार तब्दीली है, बारिशें शुरू हो चुकी हैं पूरे पाकिस्तान में, मैदानी इलाकों में, और फिर हम देख रहे हैं कि कुछ बर्फबारी के भी इम्कानात हैं, तो आप संभल कर रहिएगा, एहतियाती तदाबीर को अपनाइएगा ताकि आप किसी परेशानी या मुश्किल का शिकार ना हो जाएं। हम आपको बताते हैं कि सियारचे 2032 में ज़मीन से टकराने का इम्कान 0 के करीब है, अब ये कहा जा रहा है साइंसदानों की तरफ से, और 2024 से 32 के जो दरमियान इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। पहले 2 गुना कहा गया था और अब 3.1% से कम होकर तकरीबन 0% इसका इम्कान रह गया। बिल्कुल जी, अमरीकी खलाई एजेंसी नासा ने इंकशाफ किया है कि इस हवाले से कोई ख़तरा नहीं है। सियारचे के दिसंबर 2032 में ज़मीन से टकराने के इम्कानात अब कम हो गए हैं, बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब जी, यूरोपीय खलाई एजेंसी ने यह भी कहा है कि इस हवाले से जो ख़तरे के इम्कानात हैं वो अब 0.00% रह चुके हैं, ना होने के बराबर। हम एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि अपने स्टमक को, अपने मैदे को किस तरह से आपने तंदुरुस्त तवाना रखना है, मजबूत रखना है, और उसका हल आपके किचन में ही मौजूद है। कैसे, किन चीज़ों से आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो रही है बदलते मौसम की और इसके साथ ग़िज़ाएँ भी बदल रही हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर आपकी सेहत भी नासाज हो सकती है। लेकिन अपनी ग़िज़ाओं के ज़रिए अपने किचन के अंदर, जिस तरह आप भी कह रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि हमारे मैदे को तेज़ाबियत, जलन या एसिडिटी से महफूज रख सकती हैं, ये हम आपका जो हाजमा है वो भी दुरुस्त रहेगा। हमारे साथ ही मौजूद है हकीम नयाज़ अहमद, वेलकम टू शो कहेंगे हकीम साहब आपको। हकीम साहब, हम बहुत सारी सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं समटाइम, जैसा जुनेदा आपसे डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कावा बना के खुद ही पीना शुरू कर दिया, तो कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे थे कि ये चीज़ इसके साथ लेनी चाहिए, ये चीज़ इसके साथ नहीं लेनी चाहिए। अदरक का हम इस्तेमाल समटाइम कावों में भी करते हैं, हम समटाइम खानों के अंदर भी, सैलड्स के साथ भी हम बहुत सारी चीज़ों में उसको डाल लेते हैं। और लहसुन का इस्तेमाल लोग जो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें कि उससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है जी, आपका हार्ट डिजीज़ नहीं आपको होती। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि मिसकंसेप्शन है कि ये चीज़ें किस तरह से हम ले रहे हैं वो ठीक दुरुस्त तरीका भी है, या किस तरह से लेनी चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या क्या रखना चाहिए, और किस तरह से इस मौसम में हम बेहतर रह सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जड़ी बूटियों की शिफाई ताकत है वो एक मुसलमा है। आज दुनिया में जितनी भी पैथीज़ हैं उनकी बुनियाद यही जड़ी बूटियां हैं।
आज भी आपकी मोर देन 80% जो अद्वियात हैं वो इन्हीं हर्ब से अखज़ करके इस्तेमाल हो रही है। लेकिन असल बात वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के जो वजूद है, हर इंसान की उसकी ज़रूरियात अलग रखी हैं, जो तबई ज़रूरियात होती हैं। मसलन आपने बात की लहसुन की, अब लहसुन में गार्लिक एसिड है। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स आपको कभी भी उसको कच्चा खाने का इजाज़त वो मशवरा नहीं देगा, क्योंकि वो गार्लिक एसिड आप कभी देखें, अगर लहसुन को आप काट के अपने हाथ पे लगाएंगे तो वहाँ पे जलन आपकी जलन होती है, जलन होगी, तो वो अंदर जाके आपके स्टमक में क्या करेगा, उससे आपके स्टमक के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, सोजिश हो सकती है। लिहाजा सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जब भी कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल करने का इरादा है तो जो रेलेवेंट पर्सन है आप उससे कंसर्न। हम जेनेरिक की बजाय स्पेसिफिक थोड़ा सा हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस किचन के आइटम की या खाने पीने की आइटम की किस वक्त ज़रूरत हो सकती है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, एक एक करके अगर जी बता दें। देखें मसलन लहसुन की हमने बात की जी, लहसुन जो है इसे सुपर फूड कहा जाता है जी बिल्कुल। ये हमारे खून में बढ़े हुए जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चकनाई है, ये उसका ख़ात्मा करता है। ये दिल की जो धड़कनें हैं, बेतरतीब धड़कनें, उनको ये तरतीब में लाता है, उनको मुनज़्ज़म करता है। लहसुन जो है ये बड़ी कमाल चीज़ है। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि इसको और अदरक को, यानी 2-3 टुकड़े उसके अदरक के छोटा सा और लहसुन के 2-3 वो पोथियाँ सी लेके इनको क्रश करके इनमें शहद मिक्स करें। अच्छा, कच्चे को ही शहद मिक्स कर लें। अगर इसको थोड़ा सा उस पर आँच पे थोड़ा सा नीम गर्म करके इसको एक जैसे उबाला कहते हैं वो दिलवा लेंगे तो वो ठीक है, वरना शहद जब आएगा तो इसकी जो है ना वो एसिडिटी वाली जो अफादियत उसकी कुछ और बढ़ जाएगी, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। अच्छा, तड़का लगाते हैं हम लहसुन या अदरक का या भूनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है तरीका इस्तेमाल? नमकीन अगर कोई देखिए तड़के में जो है ना जी वो सदियों से एक कम्बिनेशन चला आ रहा है, उससे आप कोई चीज़ उसके बगैर खा नहीं सकते, वो टेस्ट डेवलप करने के लिए है। लेकिन देखना हम तड़का किस चीज़ से लगा रहे हैं। ये जो बनास्पति है, ये जो कुकिंग ऑयल, आपको पता है ये सारी चीज़ें रिफाइंड होके आती हैं। ये चीज़ें सारी इनमें केमिकल केमिकल होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर आप वही तड़का देसी घी से लगाते हैं, थोड़ा लगा लें, ऑलिव ऑयल है उससे लगा लें, आपके पास सरसों का तेल है जिसे हम कैनोल ऑयल कहते हैं, यानी आप नेचुरल चीज़ों को लगाएंगे तो वो उसका फ़ायदा होगा। वरना नेचुरल रेमेडी को आप यूज़ कर रहे हैं, जितना उसका वो फ़ायदा था कुदरती तौर पे, आपने उसके साथ गलत कम्बिनेशन करके उसका उतना नुकसान। जब आपने कहा कि हमने अदरक को और लहसुन को क्रश कर लेना है हमने मूली कश के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर शहद जो मिक्स करके उसको आप खाली पेट इस्तेमाल करें। ये आपके मोटापे के लिए ठीक है, यूरिक एसिड के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, खुदा न खासा ऐसे लोग जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है उसके लिए बेहतरीन है। ये स्टमक के जितने मसाले हैं जैसे एसिडिटी वगैरह है, क्योंकि अदरक जो है वो एंटी एसिडिक है एसिडिटी। अच्छा हकीम साहब, 2-4 चीज़ें और है जो यूज़ होती हैं हमारे किचन के अंदर, जैसे लीमू है, गर्म पानी के अंदर लोग लीमू डाल के निहार मुँह वो पी लेते हैं। सिरका है, सफ़ेद सिरका, वो गर्म पानी में डाल के पी लेते हैं। या फिर जिस तरह से हमारा पुदीना है या फिर दालचीनी है, इलायची है, उसको कावे के अंदर यूज़ करते हैं। उनके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि वो क्या कर सकते हैं। तमाम कुदरती अज्जा की अपनी अपनी एक इफादियत है। ठीक है, मतलब हमने बात की दुरुस्त तरीका कार क्या, हमने लेमन की बात की। अब खाली पेट लेमन इस्तेमाल करना ये कोई सेहतमंदाना तर्ज अमल नहीं है। अच्छा, वो जो कहते हैं फैट बर्न होता है, चर्बी पिघलती है, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें बात ये है ना, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मैदे में गैस्ट्रिक एसिड एक ज़रूरी एक जुज़ होता है जो हमारी ग़िज़ा को हज़म करता है। जब वो बढ़ता है तो हम कहते हैं तेज़ाबियत हो गई। तो उसके लिए अगर हम कोई एसिड देंगे, जैसे आपने लेमन की बात की, तो वो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उस वक्त में क्या करेंगे, हम ऐसी चीज़ देंगे जो एंटी एसिडिक है, जैसे अदरक है, ठीक है, अजवाइन है, सौंफ है, पुदीना है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका जो गैस्ट्रिक एसिड नहीं बन रहा फिर हम उसमें लेमन का जो है ना साथ तड़का लगाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। और कलौंजी का इस्तेमाल वो किस सूरत में होना चाहिए? जी कलौंजी जो है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासकर जिस तरह के हम एक हदीस पाक का भी हवाला दिया जाता है कि ये मौत के अलावा हर मर्ज़ में इसका इलाज है। तो दरअसल हर चीज़ के अपने ख़वास होते हैं। जहाँ पे तो बलगमी मिजाज होगा, मिजाज की ठंडक है, मैदे के अंदर सर्दी आ गई है, मतलब रतूबतें जम रही हैं, वहाँ पे अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह निहार मुँह उसकी
1 चुटकी 2 चुटकी, जो आपका मिजाज है, जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक, ठीक है, क्योंकि तो आपको जायज़ फ़ायदा से ज़्यादा हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान हो। बहुत शुक्रिया हकीम नियाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। किसी भी चीज़ को तनासुब के साथ इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा भी पहुँचाती है और उसके औकातकार और फिर साथ उसका तरीका इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।